पूरा टर्बो सी आपके स्क्रीन पे रहेगा और आपको ऑनलाइन सारी चीजें पता चल जाएगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर। माई सेल्फ डॉक्टर मिराजुद्दीन, बीसीए डिपार्टमेंट से। आज मैं आ गया हूं आपके पास नए लेक्चर के साथ सी लैंग्वेज में। इसके पहले हमने 4 लेक्चर ले लिया है। चारों लेक्चर में हमने बताया है सी लैंग्वेज के फंडामेंटल रूल्स, क्योंकि वो रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग एक प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार होते हैं, उसके पहले वो चारों रूल्स हमें पता होने चाहिए। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू सी, डेटा टाइप्स, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शंस और भी तमाम चीजें, ऑपरेटर्स, ये सारे के बारे में मैंने बता दिया है आपको बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक छोटे से प्रोग्राम बनाने के लिए और कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए ये चारों रूल्स को जानना जरूरी है। क्योंकि एक छोटे से प्रोग्राम में या बड़े प्रोग्राम हम बनाते हैं किसी लंबे स्तर पे, चाहे वो बीसीए की क्लासेस हो, एमएससी की क्लासेस हो, एमसी की क्लासेस हो, या कोई और कंप्यूटर कोर्सेज की क्लासेस हो, उसमें ये रूल्स काम आते हैं। या कहा जाए कि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए ये रूल्स को मालूम होना जरूरी है, तभी आप आगे की प्रोग्रामिंग को बना पाएंगे। आज की क्लास एक प्रोग्राम के लेकर है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सी लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा और वो चारों रूल्स इसमें कैसे इस्तेमाल होंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज की, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हेडर फाइल क्या है, कैसे लगता है, मेन फंक्शन का यूज क्या है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कैसे कैसे ये लग रहे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और एक प्रोग्राम बनाने के लिए सिस्टमेटिकली फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। तो आइए चलते हैं। आज प्रोग्रामिंग की फर्स्ट क्लास है। आज हम चर्चा करेंगे, एक मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और उस प्रोग्राम में देखिएगा कि जो भी चारों क्लासेस दी गई हैं, उन चारों क्लासेस में उस प्रोग्राम में यूज हो रहा है। चलिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर समझते हैं कि हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं, एक छोटे से प्रोग्राम में समझेंगे कि पिछली क्लासेस का यूज इस प्रोग्राम में कैसे किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेडर फाइल। कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आप बनाएंगे, छोटा चाहे बड़ा, टीडीएस चाहे नॉर्मल, सबसे पहले सी लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहली लाइन जो लिखी जाती है हैश इंक्लूड stdio.h। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि इसको हेडर फाइल कहा जाता है। सी लैंग्वेज के सबसे टॉप पोर्शन पे सबसे पहली लाइन लिखी जाती है हैश इंक्लूड stdio.h। ये हेडर फाइल होता है। सी लैंग्वेज में अगर हमको इनपुट करना है, सी लैंग्वेज में हमको आउटपुट करना है, या सी लैंग्वेज में दोनों काम करने हैं, तो सबसे पहली लाइन ये लिखा जाता है हैश इंक्लूड stdio.h। इसके हेडर फाइल कहते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, डॉट एच जो होता है वो एक्सटेंशन होता है। सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, दोनों लैंग्वेज में अगर हम हेडर फाइल लगाते हैं तो डॉट एच का मतलब होता है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। हर हेडर फाइल में लास्ट में डॉट एच लगता है। क्यों? क्योंकि इससे तमाम तरह की जो लाइब्रेरियां होती हैं वो हेडर फाइल में इंक्लूड होती है। इसको जब हम लगाते हैं तो लाइब्रेरियां ओपन हो जाती हैं। अभी फिलहाल हमने लिखा है io.h, यानी कि मतलब सी लैंग्वेज में अगर हमको इनपुट करना है, सी लैंग्वेज में अगर हमको आउटपुट करना है, तो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इनपुट के लिए हम स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहली लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, दूसरी लाइन भी एक हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड conio.h। ये जो हेडर फाइल होती है, इसका काम होता है, इसका जो फंक्शन होता है CLR SCR फंक्शन होता है। अगर हमको अपने सी लैंग्वेज में
जो पहले प्रोग्राम बनाए हुए हैं, हमारी स्क्रीन पे जो पहला प्रोग्राम या पहले से जो प्रोग्राम बने हुए हैं, काफी स्क्रीन भरी हुई है, स्क्रीन को साफ करने के लिए, पिछले प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए हम लोग हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारी स्क्रीन साफ सुथरी हो, अच्छा हो, तो हम जो इनपुट देना चाहते हैं, हम जो आउटपुट लेना चाहते हैं, वो समझने में यूजर को आसानी होगी। इसलिए इस हेडर फाइल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तीसरी लाइन लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया, मेन फंक्शन एंट्री एग्जिट लेवल फंक्शन होता है। सारे प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से चलाने का, एंट्री करने का, एग्जिट करने का, या सारे प्रोग्राम अच्छी तरह से कंपाइलर समझ सके, इसके लिए मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन के पहले हम लोग वाइड भी लगाते हैं, VOID। वाइड वाइड एक डेटा टाइप होता है। मेन फंक्शन डेटा टाइप, मेन फंक्शन रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन वाइड जो है हमारा रिटर्न टाइप होता है। तो रिटर्न कराने के लिए हम लोग वाइड के मेन के पहले वाइड भी लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग एक ब्रेसेस खोलते हैं, जिसे कहते हैं ओपन ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस या फ्लावर ब्रेसेस। लेकिन जनरली हम लोग ओपन ब्रेसेस के ही नाम से जानते हैं। जितनी बार ये ऊपर खुलेगा, उतनी बार ही नीचे ये बंद होगा। ये प्रोटोकॉल है सी लैंग्वेज का, और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सी लैंग्वेज के प्रोटोकॉल नियम के अनुसार बता रहा हूँ। आपको मेन फंक्शन के बारे में पिछली क्लासेस में, हेडर फाइल की क्लासेस में, ऑपरेटर्स के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में सब बता रखा है मैंने। आज प्रोग्राम का पहला दिन है बनाने का, तो सिस्टमेटिकली वो सारी चीजें इसमें यूज होंगी। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, वाइड रिटर्न टाइप, एक ओपन ब्रेसेस। अगर हम एक सिंपल अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, या कोई हम चलिए बनाते हैं कि दो वेरिएबल्स को ऐड किया जाए और उसका आउटपुट लिया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप फंडामेंटल सी के जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं, अगर आपने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो प्रोग्राम किस तरह का बनना है, प्रोग्राम कैसा बनना है, किस तरह से बनना चाहिए, उसकी क्या लॉजिक है, ये थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब आप किस तरह प्रोग्राम बना रहे हैं, सिस्टमेटिक रूल को समझ के, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं जो बनाने जा रहा हूँ, एक छोटा सा, क्योंकि समझाना है, एक क्लास है, बच्चों को बताना है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिंपली कि हम लोग दो नंबर को जोड़ते हैं, तीसरा नंबर कैसा रिजल्ट आएगा, इस पे फोकस करके चारों क्लासेस को समावेश उसमें कर लिया जाएगा। ओके, तो हम इसके बाद लिखते हैं INT A, B, सेमीकोलन। इसके पहले मैंने चर्चा किया था डेटा टाइप्स का, मैंने उसमें INT के बारे में बताया था। INT इंटीजर होता है, होल नंबर को एक्सेप्ट करता है, दशमलव के मान को सपोर्ट नहीं करता है। जितने भी हमारे इंटीजर नंबर हैं, जैसे 1 2 1 3 2 4, या कोई और नंबर 5 5, इस तरह के जितने नंबर होंगे, सभी नंबर को ये INT सपोर्ट करता है। मेमोरी में 2 बाइट्स बनाता है। INT लगाते ही ये वेरिएबल इंटीजर हो जाते हैं, कि इसमें हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो इंटीजर पॉइंट्स हो। ABC हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। जो भी हम मान रखेंगे, जो भी हमने मान रखा है, वो वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, जैसे अभी सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि A बराबर 5, B बराबर 10, सेमीकोलन। A का मान हमने 5 डिसाइड कर दिया है, B का मान हमने 10 कर दिया है। हमने डिफाइन कर दिया कि A बराबर 5 है, B बराबर 10 है। ठीक है, अब प्रोसेस में जाएंगे, तो C बराबर A प्लस B सेमीकोलन। अब यहां हमने प्रोसेस कर दिया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ले आए हैं कि A का मान अगर हमने 5 किया, B का मान अगर हमने 10 किया है, तो C बराबर A प्लस B, A और B का मान C में हो गया। यानी अब जो रिजल्ट हमको प्रिंट करना है वो C में करना है। ये सिंपल प्रोग्राम के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, INT इंटीजर वैल्यू, INT यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मैंने, A B C। A का मान 5, B का मान 10 और C बराबर A प्लस B कर दिया है। A और B का मान किसमें होल्ड हो गया है? C में हो गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि हैश इंक्लूड stdio.h इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो C को हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए हम लोग PRINT printf डबल कोट %d 1 कामा C
सेमीकोलन करेंगे। एक बार खोले हैं, एक बार बंद करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जितनी बार ओपन ब्रेसेस ओपन होगा उतनी बार नीचे जाके वो बंद होगा। कभी कभी बीच में भी बंद होता है, आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल जो फंडामेंटल लॉजिक है वो ये है कि हमें दो वैल्यू को ऐड करना है और दोनों वैल्यू को ऐड करके किसी एक नए वेरिएबल में असाइन करा लेना है। तो हमने बता रखा है ए का मान 5, बी का मान 10, सी बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी के मान को हमने सी में डिफाइन कर दिया है और सी को प्रिंट कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि आउटपुट कराना है तो सी लैंग्वेज में आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने बता रखा है, फिर भी बता दे रहा हूं कि सी लैंग्वेज में आउटपुट कराने के लिए हम लोग जो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो प्रिंटफ फंक्शन। एक बात और मैंने इसके पहले बता रखा था, फिर बता दे रहा हूं कि जब हम आईएनटी लेंगे तो प्रिंटफ कराएंगे या इनपुट कराते हैं, उसके सपोर्ट के लिए, उसकी वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए, असाइन करने के लिए हम लोग %d लगाते हैं, यानी कि आईएनटी %d को सपोर्ट करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, आपकी वैल्यू असाइन नहीं होगी, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रोटोकॉल है सी लैंग्वेज के कि आईएनटी जब भी लगाएंगे तो हम %d लगाएंगे, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम। डबल कोट्स में %d लगा दिया तो वो समझ गया, कंपाइलर समझ गया कि अब यहाँ वैल्यू स्टोर होगी इंटीजर टाइप, कामा लगा के सी में वैल्यू को होल्ड कराया है और सी को प्रिंट करा दिया है। ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया गया है। यहाँ पर भी सेमीकोलन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेमीकोलन है। सेमीकोलन जो है वो एंड ऑफ लाइन होता है। हर स्टेटमेंट के लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं जो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है, टर्मिनेट कराता है या बताता है कि हाँ अब लाइन कंप्लीट हो गई है, कंपाइलर अब आपके प्रोग्राम को समझेगा। तो हर स्टेटमेंट के लास्ट में हमको सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक चीज और, इसमें हैश इंक्लूड कोनियो डॉटेज लगाया है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ जब भी आईएनटी डिक्लेयर करते हैं उसके नीचे CLR SCR फंक्शन सेमीकोलन लगा देते हैं। CLR SCR जैसे ही फंक्शन लगाते हैं तो इसके पहले की जितनी भी आपके स्क्रीन पे डेटा या कोई मैसेज या कोई प्रोग्राम होगा वो साफ हो जाएगा और आपका प्रोग्राम दिखाएगा कि आपने जोड़ा है तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी इसमें मैसेज भी हम डालते हैं, उसमें अभी दूसरे प्रोग्राम में हम आपको समझा रहे हैं उसमें कैसे होगा। सिंपल प्रोग्राम था कि एक दो वैल्यू को जोड़ना है, प्लस करना है, तो एक हेडर फाइल लगाया ऊपर, इस क्लियर स्क्रीन के लिए दूसरा हेडर फाइल, वाइड मेन फंक्शन लगाया, ओपन ब्रेसेस खोला, फिर आईएनटी ए कामा बी कामा सी सेमीकोलन किया, असाइन किया, इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन किया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमको बनाना है तो हमको स्किल, हमको लॉजिक पता होना चाहिए। और हमने डिफाइन कर दिया ए बराबर 5, बी बराबर 10, सेमीकोलन की ए का मान 5 है, बी का मान 10 है। और जब भी आप CLR SCR लगाइए तो जब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए उसके नीचे लगाइए तो उसके पहले की वैल्यू सारी वो स्क्रीन को साफ कर देगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। फिर हमने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया है सी बराबर ए प्लस बी, यानी ए और बी के मान को होल्ड कर दो सी में, होल्ड हो गया और सी को हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट या फंक्शन लगाया है डबल कोट्स में %d, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम इंटीजर लेंगे तो %d जरूर लेंगे, अदरवाइज आपकी वैल्यू होल्ड नहीं हो पाएगी, कंपाइलर समझ नहीं पाएगा। फिर कामा लगा के हमने सी लगाया है, यानी सी के वैल्यू को प्रिंट कराना, सी लगा दिया, ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया, एक बार ओपन हो रहा है एक बार बंद हुआ है, प्रोग्राम खत्म। कंपाइल कराने के लिए प्रोग्राम को कंपाइल कराया जाता है, प्रोग्राम को रन कराया जाता है। जब आप प्रोग्राम को Alt F9 से करेंगे, Alt F9 से जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर प्रोग्राम को चेक करेगा, शुरू से लेके आखिरी तक चेक करेगा हर लाइन को कि कहीं प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कामा, सेमीकोलन, कहीं लाइन, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं सिंबॉलिक कांस्टेंट हेडर फाइल या डबल कोटेशन, ये सब कहीं छूटा तो नहीं है, या लॉजिक सही चल रही है कि नहीं चल रही है। कंपाइलर उसको चेक करता है। कंपाइलर चेक करता है अगर आपके प्रोग्राम में एरर है, 2 एरर, 1 एरर, 3 एरर, तो जैसे ही प्रोग्राम में आप कंपाइल कराएंगे तुरंत आपको बता देगा कि आपके प्रोग्राम में 2 एरर है, 3 एरर है, 8वीं लाइन में एरर है, 10वीं लाइन में एरर है, 5वीं लाइन में एरर है, ये बताता है कंपाइलर। और एक यूजर उस एरर को फाइंड करता है, सही करता है, उसको सॉल्व करता है, फिर उसके बाद Alt F5 करके प्रोग्राम को रन कराता है। रन प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पे आता है जो आपका आउटपुट आना चाहिए। एक ये छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब दूसरा प्रोग्राम हम बनाएंगे
जिसमें जैसे कि ये जनरली हमेशा हर जगह तो हम वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे नहीं भैया, यहाँ पे 2 वैल्यू है, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो हजारों वैल्यू होगी, लाखों वैल्यू हो सकती है, सैकड़ों वैल्यू हो सकती है। तो उसमें सी लैंग्वेज ने, प्रोग्रामर ने एक हमको सपोर्ट किया है स्कैनियफ फंक्शन, इनपुट फंक्शन के लिए, कि कभी भी किसी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो तो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, यूजर की आवश्यकता के अनुसार, स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी वैल्यू को हम डिक्लेयर करा सके, इनपुट करा सके और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने प्रोग्राम के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार वैल्यू को प्रिंट करा के रिजल्ट को हासिल कर सके या रिजल्ट डिस्प्ले कर सके। तो दूसरा प्रोग्राम हम बताने जा रहे हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट, आउटपुट इनपुट दोनों का समावेश होगा और एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाने के लिए इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बिना इनपुट स्टेटमेंट का प्रोग्राम अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि बार बार आपको वैल्यू बदलनी पड़ेगी। मान लीजिए वैल्यू हमें दे दिया a बराबर 5, 5 बराबर 10, यही तो वैल्यू होगी नहीं, हमेशा वैल्यू बार बार रन टाइम में बदले। जैसे आप मोबाइल में काम करते हो, हमेशा वैल्यू बदलते रहते हो, रन टाइम में वैल्यू बदलनी चाहिए। तो रन टाइम में वैल्यू बदलने के लिए, डेटा को प्रॉपरली चलाने के लिए, डेटा प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू यूजर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के अनुसार चले, उसके लिए हमको इनपुट स्टेटमेंट या स्कैनियफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम को हम अब एक रन टाइम में एक अच्छा, एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाते हैं कि हमेशा हमारी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। आने वाले समय में जब हम सी लैंग्वेज का स्क्रीन शेयर करेंगे इस पे, यानी कि जो हमारा टर्बो सी है उसको शेयर करेंगे, तो हम बताएंगे कैसे टाइप किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, कौन सा रन है। आपका पूरा टर्बो सी आपके स्क्रीन पे रहेगा और आपको ऑनलाइन सारी चीजें पता चल जाएगी कि कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ एक फंडामेंटल थ्योरी के माध्यम से समझना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ वैल्यू दे के बताया है, अब हम आपको रन टाइम में वैल्यू तो बताते हैं कि स्कैनियफ का इस्तेमाल कैसे होता है। नई स्लाइड पे नया प्रोग्राम, ठीक है, लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void मेन फंक्शन int a कामा b कामा c सेमीकोलन। आप ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड कर लीजिए, एल एम एन कर लीजिए, अपना नाम कर लीजिए, मेरा नाम कर लीजिए, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, पी क्यू आर भी, कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएबल में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप लिखेंगे वही प्रोसेस में आउटपुट पे इनपुट में होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, सी लैंग्वेज में जब तक ना बताया जाए, यानी कि आगे क्लासेस में हम बताएंगे, जब तक ना बताया जाए सारे प्रोग्राम स्मॉल लेटर में होते हैं। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहां पर स्मॉल लेटर लिखना है वहां स्मॉल लेटर लिखना है, जहां पर कैपिटल लेटर लिखना है वहां कैपिटल लिखना है। लेकिन जनरली सी लैंग्वेज की सारी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर में होती है और स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है, ठीक है। आइए स्कैनियफ और प्रिंटफ दोनों के माध्यम से जाना जाए कि रन टाइम में वैल्यू को बार बार चेंज कैसे किया जाता है, क्या करना है, क्या लगाना है, बड़े ही आसान तरीके से। आइए, यहाँ मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर लिया INTBC। अब यहाँ पे हम वैल्यू डिक्लेयर नहीं करेंगे, मान नहीं देंगे, एक मैसेज देंगे कि प्लीज इंटर है एनी टू नंबर्स, ठीक है। तो मैसेज के लिए प्रिंटफ लगाएंगे, डबल कोट्स %d, सॉरी, डबल कोट्स इंटर एनी टू नंबर्स, सेमीकोलन लगाएंगे, 2 नंबर को एंटर करना है, कोई भी 2 नंबर। अभी हमने यहाँ डिक्लेयर किया था कि ए का मान 5, बी का मान 10, ये फिक्स थी, बार बार बदली जाएगी। अब यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंटर एनी टू नंबर्स, कोई भी 2 नंबर आप दीजिए, बार बार रन कराइए, 2 2 4, फिर रन कराइए 4 4 8, फिर रन कराइए 10 10 20, फिर रन कराइए 5 5 10, बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। और इसी तरह के प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कामयाब होते हैं एक यूजर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के माध्यम से या बीसीए एमसीए की क्लास के माध्यम से। और यही असली प्रोग्राम है आपका, क्या आपको पता होना चाहिए कि स्कैनियफ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इंटर एनी टू नंबर्स दे दिया हमने, सेमीकोलन लगा दिया, अब यहाँ स्कैनियफ लगाएंगे, SCANF स्कैनियफ, %d, 2 बार वैल्यू को इनपुट कराना है तो 2 बार %d करेंगे, कामा, फिर %a कामा %b
सेमीकोलन बंद। एक चीज और नहीं समझ लीजिए कि जब भी हम कोई भी वैल्यू को इनपुट कराएंगे सी लैंग्वेज में तो वेरिएबल के पहले एम्परसेंड साइन लगेगा। एंड भी कहते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम एम्परसेंड है। तीन वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल के पहले एम्परसेंड लगेगा, हर वेरिएबल के बीच में कामा लगेगा, क्योंकि अलग अलग सबकी वैल्यू है। ध्यान से सुनिए, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्कैनियफ फंक्शन इनपुट फंक्शन है। रन टाइम में वैल्यू को ये बार बार चेंज करेगा वेरिएबल में। जो भी जिस तरह की वैल्यू आप दे रहे हैं, 100 बार वैल्यू चेंज करेंगे तो 100 बार वैल्यू चेंज करेगा, और इसका जो है जिम्मेदार होगा स्कैनियफ फंक्शन। स्कैनियफ फंक्शन लगाते हैं परसेंट डी। आपको बताया परसेंट डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आईएनटी लिया है हम लोगों ने। फ्लोट अगर लेते हैं तो परसेंट एफ लगाते हैं, फ्लोट नहीं ले रहे हैं, आगे क्लास में फ्लोट एफ डबल कैरबाइट की चर्चा होगी। ठीक है, स्कैन एफ परसेंट डी कामा लगा दिया, एम परसेंट ए कामा एम परसेंट बी ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। यानी कि हमने यहाँ दो वेरिएबल लिया, ए बी वैल्यू दो वेरिएबल में करेंगे हम, ए और बी में हम वैल्यू पे रन टाइम में डालेंगे। अब प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस वही होगा जो इसके पहले वाले प्रोग्राम में था, सी बराबर ए प्लस बी सेमीकोलन। प्रोसेस वही है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वही है कि ए और बी का मान जो भी हम रन टाइम में देंगे, जब भी हम कंपाइल कराएंगे स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट आएगी डॉस मोड में, उसमें हम रन टाइम में वैल्यू जो देंगे, ए का मान 15, बी का मान 15, तो रन टाइम में ये दे देगा 30। फिर वैल्यू को चेंज कराएंगे, मींस रन कराएंगे, फिर देंगे ए का मान 4, ए का बी का मान 4, तो आपको रन टाइम में दे देगा 8। ये बार बार वैल्यू वहीं पर रन टाइम में आप चेंज कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं होता है। नॉर्मल प्रोग्राम में हमको वैल्यू देना पड़ता है, और एक अच्छा बेहतरीन डायनेमिक प्रोग्राम बनाने के लिए हमको स्कैनियफ का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनियफ इस्तेमाल किया परसेंट डी कामा एम परसेंट ए कामा एम परसेंट बी सेमीकोलन, ये रन टाइम में हमारी वैल्यू को चेंज करेगा। प्रोसेस सी बराबर ए प्लस बी सेमीकोलन। क्लियर? अब अगला क्या करना है, इसी को प्रिंट कर देना है, इसी को कर देना है। अब क्योंकि हम लोग एक बात और जान लीजिए, जब भी जिस तरह का प्रोग्राम बनाइए उस तरह के मैसेज जरूर डालिए। अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, फिगर सीरीज हो, मैथमेटिकल हो, कॉन्सेप्ट हो, मार्कशीट हो, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उस तरह का मैसेज जरूर डालिए। जैसे अभी हमने एडिशन किया है तो हम मैसेज में एडिशन डाल देते हैं समझने के लिए, जिससे यूजर और स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अगला इसके नीचे हम लोग लिखेंगे printf परसेंट डी सम। सम ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको यहां बंद कर देंगे कामा, और सी को प्रिंट करेंगे, सेमी को लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। हम भी इसके पहले भी वही कर रहे थे, लेकिन जब आप कराएंगे तब आप जब देंगे वैल्यू ए बराबर 5, बी बराबर 10, आंसर करेंगे, रन कराएंगे, आल्ट F5 कराएंगे तो लिख के आएगा सम बराबर 5। इसको इक्वल टू आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर यूजर, जैसा आप चाहें। तो अब मैसेज आएगा आपका कि सम बराबर 15 आ गया। यूजर को, किसी को जो नॉन टेक्निकल है, बिगिनर है, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, तो सम बराबर 15 आ गया, और वैल्यू हमारी हमारे अनुसार आ गई। तो ये आज के पहले प्रोग्राम में हमने आपको समझाया कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए सी के सबसे टॉप पोर्शन पे हेडर फाइल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर conio.h है, लेकिन हमने clr नहीं लगाया, लेकिन आप यहाँ clr फंक्शन लगा दीजिए। clr और conio प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी स्क्रीन को साफ करने के लिए, आपका स्क्रीन साफ आता है, आपके प्रोग्राम तब उस समय अच्छे डिस्प्ले होंगे, तो देखने में करने में थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई मैटर नहीं। ठीक है, आज के प्रोग्राम में हमने बताया, आज की क्लास में हमने बताया कि आज का जो प्रोग्राम होगा, आज की जो छोटी क्लास है प्रोग्रामिंग इन सी, पहली मैंने बताया कि सबसे पहले टॉप पोर्शन पे हैश इंक्लूड stdio.h लगाते हैं, दूसरे पे हैश इंक्लूड conio.h लगाते हैं। ये हेडर फाइल है सी लैंग्वेज की, जिसकी लाइब्रेरियां होती है, जिसका इस्तेमाल करते हैं। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इनपुट के लिए हम लोगों ने scanf फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और आउटपुट के लिए printf फंक्शन इस्तेमाल किया है। इसके पहले एक छोटे से प्रोग्राम में हमने बताया कि वैल्यू वहां डिक्लेयर करके देख लेते हैं क्या आता है, तो ये पुअर प्रोग्राम कहलाता है। ये अच्छा प्रोग्राम नहीं कहलाता है कि बार बार सोर्स कोड में जाके
यूजर जाके बार बार वैल्यू चेंज करे, ऐसा नहीं होता है। आजकल हर चीज डायनेमिक हो गई है, रन टाइम हो गई है। तो इसीलिए फिर स्कैनियफ फंक्शन का इस्तेमाल हुआ। तो स्कैनियफ फंक्शन में जब ये मैं रन टाइम का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो इसमें प्रिंटफ और स्कैनियफ दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोग वैल्यू सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। रन टाइम में जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे वहां पे वैल्यू देंगे, जैसा यूजर चाहे वैसी वैल्यू दीजिए, वैसा आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन प्रोग्राम को बनाने के लिए सिस्टमैटिक प्रोग्राम, सिस्टमैटिक रूल्स, सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल को जानना जरूरी है। इसीलिए 3-4 क्लासेस में हमने प्रोटोकॉल को बता रखा है, हेडर फाइल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन, मेन फंक्शन, या हमारे और भी जो चीजें इंट्रोडक्शन सी है, ये सारी मैंने 3-4 क्लासेस में बता रखी है। आज की क्लास में, छोटी क्लास में हमने बताया कि एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। अगली क्लासेस में हम स्क्रीन को शेयर करके बताएंगे कि कैसे टाइप करते हैं, ब्लू कलर कैसे आता है, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन कराते हैं। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे स्टूडेंट, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, मेरा पूरा विश्वास है। हमारे बने रहिए यूट्यूब चैनल से, ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए, और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में भी इस वीडियोस को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हमारे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।